हेलो गाइस, आज हमारा न्यू टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है और ये दो सेंटेंसों में मतलब एक सेंटेंस में किसी भी चीज़ को दो नाउन्स को प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये कंजक्शन इसको बोलते हैं कि कंजक्शन इज़ अ जॉइनिंग वर्ड, इट्स अ जॉइंट्स टू वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंस टुगेदर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखता है। पहले चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है ये, मतलब कोई भी चीज़ एक कनेक्टर का काम करता है किसी भी सेंटेंस, वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच में, ठीक है ना। तो कंजक्शन कंजक्शन इज अ जॉइनिंग जॉइनिंग वर्ड्स, इट जॉइंस टू वर्ड्स टू वर्ड्स, phrases and sentence together। ओके, समझ में आया। तो ये एक कनेक्टर का काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि अपन कोई भी चीज़ कनेक्ट करता है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर लगे रहते हैं डब्बों को, ऐसे ही वो जो कनेक्टर है ना, वो कनेक्टर का काम कंजक्शन करता है, ठीक है ना। तो कंजक्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ कंजक्शन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कैन divided divided into three parts। ओके, पहला आता है कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। सेकंड आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। एंड तीसरा आता है कोरिलेटिव कंजक्शन, ओके। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जो पहला वाला है उसको समझेंगे, फिर दूसरा समझेंगे, फिर तीसरा समझेंगे और देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले डालते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन होती है, ए कंजक्शन दैट जॉइंस टू सेम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, शायद आप कभी कोई एग्जाम दे रहे हो स्कूल का या जो भी है कॉलेज का, तो कहीं ग्रामर में डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो उस वजह से डेफिनेशन लिखा देता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक कंजक्शन दैट जॉइंट्स टू सेम काइंड of parts of speech or sentences is called coordinating conjunction. Okay, example, what example, जैसे and, or, as well as, okay, but, yet, etc। ओके, अब एग्जांपल समझ लो इसका, जैसे कि राम राम एंड रावण वर ग्रेट, ओके। ये नाउन हो गया, ये कंजक्शन हो गया और ये नाउन हो गया, मतलब ये दो पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, इसको ये कनेक्ट करने वाला कंजक्शन हो गया, ओके। और कंजक्शन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो प्रोनाउन और नाउन को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को कहीं भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड जैसे कि एग्जांपल, यू एंड राम यू एंड राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, लाइक दैट, अंडरस्टैंड। ओके,
अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, a conjunction that joins two different kind of parts of speech or sentence is called subordinate conjunction. Subordinate in conjunction. Okay, example, that, if, whether, unless, until, etc. Okay, example, Ram said that he would buy a new car. ओके, तो इसमें ये मैन क्लॉज हो गया। ओके, मैन क्लॉज। ओके, दैट कंजक्शन हो गया। ओके, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, a conjunction that joins two different kind of parts of speech or sentence is called subordinate। ठीक है, तो ये मैन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट करने वाला कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ये मैन क्लॉज, यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट, मतलब अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता? कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता? ए कंजक्शन that comes in a pair to join to same kind of parts of speech, same kind of parts of speech or sentences is called correlative conjunction. Correlative conjunction. Okay, so it is like that. Okay, for example, uh, either or, neither nor. Okay, not only. Okay, but also etc. Example, he can neither sing nor dance. Okay, ये कंजक्शन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके, लाइक दैट। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ कंजक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइप देख लिया अपन ने, अब यूजेस ऑफ कंजक्शन देखना है कि यूजेस ऑफ कंजक्शन क्या होता है। ओके, तो हेडिंग डालते हैं यूजेस ऑफ कंजक्शन। ओके, सिंस ऑब्लिक विकास। ओके, सिंस का मतलब होता है अपना क्या? चूंकि या इसलिए, या ऑब्लिक इसलिए। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ओके, ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं तो जिससे कि ये दोनों कवर हो जाएंगे।
ओके, अब बात करते हैं, इट शोज, इट शोज द रीजन, द रीजन फॉर एन एक्शन, एक्शन का रीजन शो करता है, ठीक है। इट शोज, इट शोज द रीजन फॉर एक्शन, ये भी वही करता है, एक्शन, ओके। इट कम्स, it comes in the beginning of sentence, it comes in the beginning of sentence, ऑफ सेंटेंस। एक कंजक्शन होता है तब बिगिनिंग में आता है, लेकिन जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो टाइम सिंस और फोर आता है वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है ना। तो एंड इट कम्स, इट कम्स एमिड द सेंटेंस, जब किसी चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है तो सेंटेंस के बीच में आता ही है, मतलब हमने, मुझे वहाँ जाना है क्योंकि, क्योंकि मेरा ये कारण है या मेरा ये वजह है, वजह को शो करने के लिए सेंटेंस के बीच में शो होता है, ठीक। इट गेट स्ट्रक्चर, इट गेट स्ट्रक्चर, इट गेट स्ट्रक्चर, रीजन प्लस रिजल्ट, ओके। इट गेट्स स्ट्रक्चर, इसका रिजल्ट प्लस रीजन होता है, ठीक है। इसमें पहले रीजन होता है फिर रिजल्ट होता है, मुझे वहां जाना है ये रिजल्ट है, क्योंकि ये रीजन है, ठीक है ना, तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मैं वहां करूंगा क्योंकि मुझे वहां जाना है, तो ये हो गया अलग, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स दोनों को एक एक देख लेते हैं। सिंस ही हैज लेट, he could not attend the class, okay, he could not, he could not attend the class, attend the class because he was late, okay। और अब समझे, सिंस ही हैज लेट, मतलब हालांकि वो चूंकि लेट है, ही कुड नॉट अटेंड, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, ओके। एंड ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, he could not attend the class because he was late, वो उसने क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि वो लेट था, ओके। नेक्स्ट, अब इसका पॉइंट आता कि इसमें एक पॉइंट है कि बिकॉज के, बिकॉज ऑफ, जब कोई चीज़ में बिकॉज ऑफ कर देते ना कि कारण से, का प्रयोग वाक्य के शुरुआत अथवा बीच में दोनों स्थानों पर हो सकता है। साथ ही बिकॉज के बाद एक पूरा सेंटेंस आता है, जबकि बिकॉज ऑफ के बाद नाउन, प्रोनाउन अथवा जीरन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बिकॉज ऑफ के लिए लिखो, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ की स्पेशल कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन है बिकॉज ऑफ, ये कहाँ होता है, इट कम्स, इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, ओके, और amid the sentence, okay, okay, and while, because के बाद, while in because is in a because situation, sentence will be complete, sentence will be complete, okay। But in case of because of, because of, because of noun and oblique pronoun will come, pronoun or gerund form, gerund form will come, will come,
फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, because of poverty he could not give you money. Give you money. Okay. This is the use of since and because. How can they use in the sentence? Now next is, what will be the next? Next is when or while. When oblique while. Okay. When मतलब जब. While मतलब जब. दोनों का मतलब होता है यही. इंटरोगेटिव में when मतलब कब हो जाता है. ठीक. तो it comes to show. It comes to show condition for the action that run in a different. Okay. It comes to show condition for action that run simultaneously. Okay. Example, you will go when he comes. When he comes. Okay. And इसमें example like she was dancing when I was singing. When I was singing. Got it? क्या कह रहा है? It comes to show the condition for the action that run in a different. You will go when he come. मतलब कोई जा रहा है, कोई आ रहा है. It comes to show the condition for the action that run simultaneously. Okay. She was dancing when I was singing. मतलब ये एक दूसरे से कनेक्शन है. मतलब ये गा रहा है तब ये डांस कर रही है. लेकिन लेकिन एक चला जाता है दूसरा आता है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है. वो तो क्या, आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा. लाइक दैट. कोई भी एक्शन एक दूसरे से वो नहीं है. और इसमें एक और नोट होता है कि मतलब किसी चीज़ को, मतलब अगेंस्ट किसी भी चीज़ के जाने के लिए अपन जबकि के जो जबकि के अर्थ में वाइल का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल समझो डायरेक्ट. आई बॉट आई बॉट अ न्यू कार. अ न्यू कार while Raju bought an old one, but he is in a profit. Okay. इसका क्या मतलब बनेगा? आई बॉट अ न्यू कार while Raju bought an old one, but he is in a profit. मैंने एक नई कार खरीदी जबकि राजू ने पुरानी खरीदी, इसलिए वो प्रॉफिट में है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो वाइल है वो राजू से कहीं ना कहीं एक विरोधाभास शो कर रहा है. ठीक है ना. एक एक टाइप का एक मतलब जेलिसी हो रही है कि नहीं यार उसको सस्ती पड़ गई, उसको फायदा हो गया. लाइक दैट. तो इस टाइप के विरोधाभास होते रहते हैं. तो लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो इस इन चीज़ों को थोड़ा सा अप्लाई करना सीखो लाइफ में. अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और आप उस चीज़ को काफ़ी लेवल तक समझ पाओगे. ठीक है ना. अब नेक्स्ट देखते हैं बट और यट. ओके. बट ऑब्लिक यट. ओके. तो बट एंड यट. ओके. बट और यट. It comes to show a position. It comes to show a position between two noun, pronoun, adjective,
and adverb. Okay, it comes to so opposition between two verbs. ओके, अब एग्जांपल देखो. एग्जांपल क्या है? राम इज अ डांसर. राम इज अ डांसर. ओके, एट सीता इज अ सिंगर. एट सीता इज अ सिंगर. तो ये गलत है. इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? राम इज ए डांसर. ओके, बट सीता इज अ सिंगर. ओके, ऐसे एग्जांपल इसका दिखता है. ही अर्न्स मच. ही अर्न्स मच बट डज नॉट स्पेंड. ओके, तो ये अपने आप में रॉन्ग. अब इसका करेक्ट क्या होगा? ही अर्न्स मच एट डज नॉट स्पेंड. ओके, तो ये अपने में करेक्ट. मतलब इट्स कम्स टू शो द अपोजिशन between two nouns, pronouns and adjective adverb. Okay, it's come to show the opposition between two verbs. Okay, only two verbs. और ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बीच में अपोजिशन को शो करता है, बट और यट केवल वर्ब्स के बीच अपोजिशन को शो करता है, जैसा कि आपने देखा. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एज सून एज. एज सून एज. एज सून एज. ओके, इसमें पॉइंट है कुछ, जैसे कि इट कम्स इन अफर्मेटिव केस. इन अफर्मेटिव केस. ओके, और it can be used with any kind of tenses. Okay, and number 3, it gets affirmative structure after itself. Okay, समझ में आया? इट कम्स, ये अफर्मेटिव केस में आता है. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ टेंस. अपन किसी भी प्रकार के टेंस में इसका यूज करते हैं. ठीक है, इट गेट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ. मतलब इसके यूज होने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव केस में ट्रांसफॉर्म होता है. ठीक है ना? और एक और चीज, एज सुन एज के कंडीशन के साथ देन अथवा देन का प्रयोग नहीं होता. ठीक है ना? इस चीज को हमेशा याद रखो. कभी कभी स्पॉटिंग एरर में ऐसी चीजें आ जाती है, एज सुन एज लगा दिया और फिर वो लगा दिया, बोलते हैं देन लगा दिया बीच में सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस गलत है. ठीक है ना? हमेशा एक और आता है नो शूनर, उसमें आता है देन. नो शूनर देन. एज सुन एज के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता. ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. What is the example of these as soon as? एग्जाम्पल है इसके. एग्जाम्पल as soon as I reached there, then they called me on the stage. तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे then आ गया. इसका सही क्या है? as soon as I reached there, they called me on the stage. ये सही है. ठीक, अब तो बता रहा था नो शूनर देन. इसका हिंदी में बोलते हैं ज्यों ही. ओके, जबकि एज सुन एज का भी यही होता है. ओके, जैसे फर्स्ट इज इट कम्स इन नेगेटिव सेंटेंस. इसका क्या है? इट कम्स इन नेगेटिव सेंटेंस.
नेगेटिव सेंस इट कम्स इन नेगेटिव सेंस। ओके, ये नेगेटिव सेंस में आता है। इट कम्स इन ओनली पास्ट टेंस, ओनली past tense. Okay, and it gets interrogative structure after itself. ओके, और एक और इसमें चीज ध्यान देने वाली बात है, कंडीशन के लिए देन का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है ना, जो कि नाम से ही हो रहा है, नो सूनर एज सुन एज, इसका भी मतलब जब तक या ज्यों ही। ओके, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखते हैं। जैसे नो सूनर आई रीच्ड देयर देन दे called me on a stage. ओके, लेकिन आई रीच्ड इसमें मतलब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, तो ये आई रीच्ड लिखा है, इसके वजह से ये सेंटेंस गलत है। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? नो सूनर डिड आई रीच देयर देन दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। ओके, ये करेक्ट है अपने आप। तो आपको नो सूनर आई होप समझ में आया होगा। ये एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है। हाँ, और तीसरी कंडीशन ये है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये तीन चीजें हमेशा दिमाग में रख, नेगेटिव सेंस, पास्ट टेंस, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ और वेदर। इफ एंड वेदर, इफ ऑब्लिक वेदर। ओके, इफ और वेदर फ्लो चार्ट बना लेते हैं ऐसे करके, इसमें सही रहता है। एज a conjunction it comes to arise question, as conjunction, ये एज ए conjunction it comes to arise question. Okay, as conjunction it also comes to arise question. ओके, दोनों का काम क्वेश्चंस को अराइज करना होता है, ठीक है। और इट अराइजेज ए डाउटफुल क्वेश्चन, ओके, ये डाउटफुल क्वेश्चन अराइज करता है। जबकि वेदर इट कैन बी यूज्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही आस्क्ड मी if I go to Delhi. Okay, he asked me whether I do this work. Okay, तो आए समझ में? He asked me if I go to Delhi. अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, ये उसने पूछा। ओके, तो ये एक डाउटफुल केस है। ध्यान रहे, डाउटफुल सेंस में अथवा डाउट को शो करने के शब्दों के साथ इफ का प्रयोग नहीं होता। जो डाउटफुल सेंस है ना, या डाउट को शो करना वाला जो वर्ड होता है, उसके साथ इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल, आई कांट से, आई कांट कंफर्म, आई हैव अ डाउट, आई एम इन अ डायलेमा। तो मतलब इस टाइप के सेंटेंसों में इसका यूज नहीं होता। ये अपने आप में एक कंडीशन है। नोट मतलब क्या? इफ ये कांट से आई कांट से आई कांट कंफर्म, आई कांट कंफर्म, ओके, लाइक दैट। आई हैव doubt, okay, I am in dilemma, okay, ये हो गया। एंड वेदर, ठीक है, जो एक अनकंफर्टेबल चीजें होती हैं उन बातों में वेदर आता है, इफ नहीं, ठीक है ना। जैसे आई कांट कंफर्म इफ ही
जैसे आई कांट कंफर्म वेदर ही विल कम टुडे, ओके, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वो यहाँ आएगा आज, ठीक है, यदि वो आना चाहे आज, जो भी है, वेदर का मतलब होता है यदि, ओके। और इफ का मतलब होता है यदि, वेदर का मतलब होता है यदि या चाहे, या, ठीक है ना, लाइक दैट। एंड इफ आता है वो क्या करता है, इट्स कम्स, इफ क्या करता है, इट कम्स टू शो द कंडीशन, शो कंडीशंस, ठीक है, इट कम्स टू शो डायलेमा, डायलेमा, ओके, ओके। if he comes you will go, if he comes you will go, you will go, ओके। और जैसे इट कम्स टू सो डायलेमा, अगर डायलेमा की सिचुएशन में है तो वेदर के साथ और का यूज होता है, ठीक है ना, वेदर के साथ वेदर डॉट डॉट और का यूज होता है, ठीक। जैसे आई डोंट नो, जैसे कि आई डोंट, आई डोंट नो, नो वेदर ही विल गो और स्टे टुडे, ओके, गॉट इट, समझे। तो ये है सिचुएशन इसकी, ये हो गया वेदर, इफ एंड वेदर। अब एज लाइक देखते हैं, एज लाइक कैसे यूज होता है, एज लाइक, एज एंड एज ऑब्लिक लाइक, ओके। इसमें भी इसका दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एज और लाइक। एज का मतलब होता है अपना के जैसा, के जैसा या के समान, ओके, ये लाइन ड्रॉ कर दो बीच में। एंड के जैसा इसका भी मतलब होता है के समान। अब ये देखते हैं ये दोनों यूज कहाँ कहाँ होता है, ओके। तो इट सो, इट कम्स टू शो semblance plus connection, okay, it comes to show semblance plus connection, okay, it also comes to show semblance plus connection, मतलब एक समानता और कनेक्शन का इसका अपना एक शो करने का तरीका है, ठीक है ना, ओके। एज आता है प्लस सब्जेक्टिव केस के साथ, ओके। लाइक आता है, लाइक आता है अपना ऑब्जेक्टिव केस के साथ, लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ओके, लाइक ऑब्जेक्टिव केस के साथ आता है, ठीक। एंड एक और चीज, एज प्लस सब्जेक्टिव केस, ओके, प्लस वर्ब finishes a sentence, ओके। यहाँ होता है लाइक प्लस ऑब्जेक्टिव केस कैन फिनिश अ सेंटेंस, ओके। मतलब एज के साथ सब्जेक्टिव केस आएगा प्लस वर्ब आएगा तब सेंटेंस फिनिश होगा, लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा फिर उसके बाद सब मतलब सेंटेंस फिनिश हो जाएगा सिंपली। एग्जांपल से इसको समझे, जैसे कि ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, एज आई स्पीक, ओके। एंड इसका एग्जांपल समझे, ही इज स्पीकिंग लाइक मी, स्पीकिंग लाइक मी, ओके, गॉट इट।
एक और चीज, एज प्लस लाइक कैन बी यूज्ड, ओके, बट लाइक प्लस एज कांट बी यूज, ओके, ये है समझने वाला, ओके। और समरूपता दर्शाने के लिए एज का प्रयोग बिना वर्ब का होता है किसी भी समय, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखो, ही वॉज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, ओके, मतलब इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई, लाइक दैट, ओके। अब एक और देखते हैं, ड्यू टू और इन ऑर्डर टू, ड्यू टू, इन ऑर्डर टू, ये कैसे यूज होता है, पहले वही चार्ट बना लो, इधर लिख लो ड्यू टू, इधर लिख लो ऑर्डर टू, दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब के कारण से, इसका मतलब के उद्देश्य से, बात एक ही है, थोड़ा डिफरेंस लगे तो मतलब थोड़ा सा बदल दिया, ठीक। तो इसमें क्या है, इट कम्स टू शो द रीजन फॉर एन एक्शन, इट कम्स टू शो द रीजन फॉर एन एक्शन, ओके, इट comes to show the target, okay, target of an action, okay, generally it comes amid the sentence, okay, it can be used either in the beginning of sentence or amid the sentence, amid the sentences, okay, it gets a noun, pronoun or gerund itself, okay, it gets v1 after itself, okay, like that। अब आता है अपना